नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था और अपनी चरम पर लगभग 319 से 467 ईस्वी से रहा था। देखिए, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर कर लिया था। देखिए, इस अवधि को इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, साम्राज्य की स्थापना राजा श्रीगुप्त ने की थी और इस राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। देखिए, गुप्त काल ने कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमीर और वात्स्ययन जैसे विद्वानों को जन्म दिया, जिन्होंने कई शैक्षणिक क्षेत्रों में महान कार्य किए। देखिए, अगर हम बात करें गुप्तों के मूल के बारे में, तो गुप्तों की मातृभूमि अनिश्चित है और एक सिद्धांत के अनुसार वे उत्तर प्रदेश के वर्तमान निचले दुआब क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे, जहाँ पर शुरुआती गुप्त राजाओं के अधिकांश शिलालेख और सिक्कों के संग्रह पाए गए हैं। और जो इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो पुराण द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि समर्थकों द्वारा तर्क दिया गया है, जिसमें गंगा बेसिन, प्रयाग, साकेत और मगध क्षेत्रों के रूप में शुरुआती गुप्त राजाओं के क्षेत्र का उल्लेख है। अगर हम बात करें गुप्तों के सैन्य संगठन के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य के विपरीत गुप्तों ने भारतीय युद्ध में कई सैन्य नवाचार पेश किए और इनमें से प्रमुख थे घेराबंदी इंजन, भारी अश्वारोही धनुर्धारी और भारी तलवार घुड़सवार सेना। देखिए, भारी घुड़सवार सेना गुप्त सेना का मुख्य भाग थी और उनके पास कई हाथी तथा हल्की पैदल सेना भी थी। गुप्त काल में घोड़े की तिरंगा का इस्तेमाल चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और प्रकाशादित्य ने किया था, जो कि उनके सिक्कों से प्रमाणित होता है, जो सम्राटों को घोड़े तीरंदाजों के रूप में दिखाता है। देखिए, दुर्भाग्य से इंपीरियल गुप्त सेना के संचालन की जानकारी देने वाले समकालीन स्रोतों की कमी है और जो सबसे अच्छी जानकारी है शास्त्रीय संस्कृत लेखक और नाटककार कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य रघुवंश से मिलती है। कई आधुनिक विद्वानों का ऐसा मानना है कि कालिदास चंद्रगुप्त के शासन काल से लेकर स्कंदगुप्त के शासन काल तक जीवित रहे और रघु के अभियान रघुवंश में उनके नायक चंद्रगुप्त के अभियानों को दर्शाते हैं। देखिए, रघुवंश के सर्ग चतुर्थ में कालिदास ऐसा बताते हैं कि कैसे राजा की सेना शक्तिशाली घुड़सवार केंद्रित फारसियों की सेना और बाद में उत्तर पश्चिम में यवनों के खिलाफ संघर्ष करती है। लेकिन यहाँ वो राजा की सेना में तीरंदाजों के घोड़े के उपयोग का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं और ये कि घोर युद्धों के बाद घोड़ों को बहुत ही आराम की आवश्यकता होती थी। देखिए, गुप्त सेना की 5 भुजाओं में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ, हाथी और जहाज शामिल थे। देखिए, वैन्य गुप्त के गुनाई घर ताम्रपत्र शिलालेख में जहाजों के बारे में तो बताया गया, लेकिन रथों के बारे में नहीं बताया गया है। देखिए, हम बात करें गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य के शासकों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पहले शासक थे श्रीगुप्त। देखिए, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की नींव रखी थी और महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की थी। देखिए, श्रीगुप्त का जो शासन काल था वो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा था और श्रीगुप्त के बाद शासक बनते हैं घटोत्कच, लेकिन इस शासक के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है और घटोत्कच के शासन काल की किसी घटना की जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। ठीक है, घटोत्कच का शासन काल 300 ईस्वी 319 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, घटोत्कच के बाद शासक बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि कुषाण काल में मगध राज की शक्ति और महत्व समाप्त होने के साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने इस राज्य को पुनर्स्थापित किया था। देखिए, चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार साकेत और वर्तमान प्रयाग तक कर लिया था। देखिए, उस समय इस राज्य को मगध के नाम से जाना जाता था और ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने वंश को राजनीतिक और सामाजिक सम्मान दिलाया। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि से भी संबोधित किया जाता था और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनते हैं समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त को सभी गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। देखिए, समुद्रगुप्त न केवल एक महान शासक था, बल्कि वो स्वयं एक कवि, संगीतकार, विद्वान और एक महान योद्धा भी था। देखिए, कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी किसी में ये भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने आसपास के 9 राज्यों को पराजित किया था, जिनमें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे। और इसके साथ ये भी बताया जाता है कि समुद्रगुप्त ने लगभग 12 राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, जिनमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव आदि राज्य शामिल थे। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद राजा बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त अपने काल में लड़ाई युद्ध के कारण काफी चर्चा में रहे थे। देश के विभिन्न स्थानों
स्थानों जैसे उदयगिरी, सांची, मथुरा, मेहरौली आदि में अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त जी के बारे में जानकारी के स्रोत प्रशस्ति में मिलते हैं। देखिए इन सभी शिलालेखों के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के शौर्य का प्रमाण मिलता है, जिसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और मालवा सौराष्ट्र जैसे राज्यों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैनी अर्थात उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों का एक समूह हुआ करता था, जिसे चंद्रगुप्त के नवरत्नों के रूप में जाना जाता था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बनते हैं कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त को भी गुप्त वंश के इतिहास में महान शासक के रूप में जाना जाता है। देखिए कुमारगुप्त ने शासक नए राज्यों को अपने राज्य में शामिल तो नहीं किया, लेकिन कुमारगुप्त ने राज्य का विस्तार कम भी नहीं होने दिया। अर्थात कुमारगुप्त अपने राज्य की सीमा को यथासंभव बनाए रखने में समर्थ रहे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी और कुमारगुप्त के बाद शासक बनते हैं स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त ने शक और हुणों को पराजित किया था और उन्हें पराजित कर स्कंदगुप्त ने शंकर द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। देखिए उस समय शकों ने भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर कई बार आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। देखिए स्कंदगुप्त शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा था। देखिए स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य पर शासकों ने शासन किया, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त हुआ। देखिए बाद के शासकों की कमजोरी फायदा उठाते हुए एक और जहाँ सामंतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी और हुणों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को इतना कम कर दिया कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कायम नहीं रह सका। लेकिन हम बात करें गुप्त वंश के बारे में, इस काल में ही गणित और ज्योतिष का विकास हुआ था और इस वंश के कुछ राजा स्वयं गणितज्ञ और विशेषज्ञ थे। लेकिन शल्य चिकित्सा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो फिर आज की वीडियो इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।